तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दिया है कौन सुमेलित नहीं है। पहला क्वेश्चन आपको जवाब देना है और दमदार क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट हो रहा है ये मॉडल पेपर। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 1 का जवाब क्या बनेगा। तो देखिए पहला दिया गया हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है ना, 1921 में। लोथल की खोज की थी SR राव ने, ये भी आपका सही दिया है। सुरकोटजा जो आपका दिया है ये JP जोशी ने किया था, मतलब ये भी सही दिया गया है। अब दिया गया धोलावीरा, धोलावीरा की खोज आपके VK थापर ने नहीं किया है। एक किसने किया है, तो 2 लोग थे, एक थे जगपति जोशी, क्या जगपति जोशी है ना, मतलब वही बोलते हैं JP जोशी, और साथ में थे आपके RS बिष्ट, ये लोग थे। तो ऑप्शन डी नंबर इसका जवाब गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, यहाँ पर जवाब देना है। तो आप सिंपल सी बात है कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋग्वेद आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा बुद्ध को जन्म एवं निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी। मतलब इनका जो जन्म हुआ है ना, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ और उन्हें मतलब उसी समय, मतलब कह सकते हैं कि आपके जन्म हुआ कब, यहाँ पर 3 का ऑप्शन, यहाँ पर ये हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा है ना, वैशाख पूर्णिमा को जन्म हुआ था और वैशाख पूर्णिमा को इनकी मृत्यु हुई थी, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हाँ यहाँ पर याद रखिएगा आषाढ़ पूर्णिमा मत लगा देना, वैशाख पूर्णिमा ही लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी यात्री हुएन सेंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब जो बनेगा कौन सा सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन आ रहा है, डी नंबर आपके नालंदा में। क्या होगा जवाब, यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा नालंदा में। ब्रश निकालने बहुत, चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। वाह क्या कितना अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दिल्ली का वह सुल्तान है जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। 5 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, फिरोज शाह तुगलक। क्या फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दिया है कि वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था। चलिए 6 का जवाब देना है। वास्को डी गामा याद रखिएगा कि आपके 17 मई, कब 17 मई को आया था, लेकिन आपको इस भी याद होना चाहिए 1498। ऑप्शन कहां दिया है, ऑप्शन सी नंबर आपका सही हो जाएगा। कहां पर आया था, तो आपकी कह सकते हैं कि कालीकट बंदरगाह पर आया था, ठीक है, पुर्तगाली यात्री था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम शासक कौन था। तो चलिए बताइएगा कि आपका बंगाल का जो अंतिम शासक था कौन था, बंगाल का जो अंतिम शासक था वो कौन था जो कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था। 7 नंबर में ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपकी मुर्शिद कुली खां। कौन, मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। देखो आपसे दिया गया है कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो 8 का जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर आपका सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो चलिए 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल, यहाँ पर 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है सी नंबर, लॉर्ड कैनिंग है ना, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो आपकी कब हुई थी। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है 1885, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपकी 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कब, तो आपको डेट याद रखना है 28 दिसंबर है ना, कब 28 दिसंबर को इसकी स्थापना क्या की गई थी, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भूगोल से, आपका दिया गया है। चलिए कह रहा आपसे कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बताइएगा कि कर्क रेखा आपकी नहीं गुजरती है, कहां से होकर नहीं गुजरती है। आपको याद होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कहां से, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और आपका राजस्थान। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑप्शन डी ए नंबर आपका उत्तर प्रदेश दिया है, मतलब आपका जवाब ए नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, या तो आपका उड़ीसा आएगा या तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे पास में यही है, तो एग्जामिनर भी 2 ही देगा, या तो उड़ीसा दे देता है ना, या तो उत्तर प्रदेश मिलेगा, 2 ही में और कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये मिल जाते हैं उन्हीं को आंसर लगा देना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, यहाँ पर है गाडविन आस्टीन, कामेट, नंदकोट और आपका सतपुड़ा। यहाँ पर 12 का जवाब क्या बनेगा, तो चलिए 12 का ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा गाडविन आस्टीन हो जाएगा, है ना। और अगर आपसे पूछ लेता है कि वर्तमान में, तो आपको सीधा अगर ऑप्शन में होता है कंचनजंगा, तो आपको कंचनजंगा क्लिक कर देना है, ठीक है, बल्कि ऑप्शन नहीं है तो आगे बढ़ लेना है। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है, खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो खैबर दर्रा कहाँ पर है, तो आपके पाकिस्तान में है।
याद रखेगा कि भारत में जो आपके मोहम्मद गोरी आए थे, महमूद गजनी आए थे, ऐसे जितने भी आपके थे बाहरी लोग, वो इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश भी करते थे। तो ये आपके पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो चलिए 14 का ऑप्शन देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, गंगा नदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी बनाती है, महानदी, लेकिन जो ताप्ती नदी है और आपकी नर्मदा नदी है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। तो चलिए यहाँ पर आपसे पूछा है अरब सागर में कौन सा हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा नर्मदा नदी। हमने बताया था कि नर्मदा नदी अमरकंटक से पटना से निकलती है और आपके कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्या? भ्रंश घाटी से होकर बहती है और इसके बाद ये जबलपुर में धुआंधार प्रपात बनाती है, एस्ट्यूरी का निर्माण करती है, फिर इसके बाद कहाँ जाती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी आपकी यहीं पर है, जो कि आपकी भारत की है, नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपकी अर्थव्यवस्था से कह रहा है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था। चलिए यहाँ पर 16 का जवाब देना है कि जीएसटी लागू करने का जो सुझाव दिया था, याद रखिएगा, विजय केलकर समिति ने। किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर 17 का जवाब क्या बनेगा? सी नंबर, एम.एस. स्वामीनाथन। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा अगर 20 में पूछ लेता तो क्या बोलते? तब आप डॉक्टर नारमन बोरलाग लगाते, लेकिन भारत में पूछा है तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक से हुआ। याद रखिएगा कि पहले आपके 19 बैंक थे, अब घटकर कितने हो गए हैं? 12 हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए कि इलाहाबाद बैंक का विलय जो हुआ है वो किस बैंक से हुआ है। 18 का ऑप्शन लॉक करना है। याद रखिए इंडियन बैंक में, ठीक है ना। इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक से? तो आपके यहाँ पर इंडियन बैंक। तो 18 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा आपका डी नंबर। क्लियर हुआ? इतना पॉइंट सभी का क्लियर है। चलिए तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जो शुरुआत हुई थी ये आपकी कब हुई थी। कह रहा है कि योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्थान का निर्माण किया गया है। तो 20 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका 20 का जवाब बिल्कुल सही जवाब देना है और 20 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन ए, आपके नीति आयोग। क्या हो जाएगा? नीति आयोग। इसका ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। ये आप सभी को पता है और क्वेश्चन आपको याद होना भी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र एवं द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। तो चलिए बताइएगा, यहाँ पर बताइएगा कि केंद्र में कह रहा है केंद्र में द्वैध शासन इस प्रणाली को स्थापित किया। हमने आपको पढ़ाया होगा कि जो आपका 1919 है, 1919 में क्या था कि आपकी जो राज्य थे, है ना, उनमें किया गया था। फिर 1935 में जब सिस्टम आया तब क्या हुआ कि ये राज्यों का काम समाप्त किया गया और केंद्र में आ गया। तो कब? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति थे वो कौन थे। तो चलिए बताइएगा कि अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति थे वो आपके कौन थे। यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 22 नंबर को लॉक करना है और 22 का ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर आपके सी। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? JL नेहरू। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है। तो आपके संविधान में जो उद्देशिका है ना, आपके संविधान में उद्देशिका जो ली गई है कहां से ली गई है। तो चलिए यहाँ पर 23 को ऑप्शन लॉक करना है। 23 को ऑप्शन ये हो जाएगा USA से। कहां से? USA से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान है वो किसमें है। अखिल भारतीय सेवाएं, आपको पता है कि इसी अखिल भारतीय सेवाओं की वजह से जो राज्यसभा है ये उच्च सदन आपकी बन जाती है, हाँ। इसके पास पावर इसी आर्टिकल के तहत आपका आता है। तो आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? तो 24 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा 312, आर्टिकल 312 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों हेतु उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर उच्च न्यायालय होंगे, इसका जो उल्लेख किया गया है ये किस आर्टिकल में किया गया है। आपके सामान्य विज्ञान में क्वेश्चन दिया गया है कि C12 H22 O11 को कहा जाता है। तो चलिए 26 का जवाब देना है, जो कि आपको हमने बताया भी था कि जो चीनी का घोल होता है ना, जिसे बोलते हैं ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज बोलते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा चीनी आपका होगा ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है ध्वनि तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे होती हैं, कैसी होती हैं।
तो देखिएगा कि ध्वनि तरंगे जो आपकी होती हैं वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य होती हैं। तो याद रखिए ध्वनि तरंगे होती हैं आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अब यहाँ पर देखो दिया गया क्या, विद्युत चुम्बकीय दिया है और आपका अनुदैर्ध्य दिया है। तो आपको पढ़ाया गया होगा कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, क्या अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो होती हैं प्रकाशीय तरंगे। अनुप्रस्थ पा से अनुप्रस्थ, देखो अनुप्रस्थ में क्या निकल रहा है, पा निकल रहा है, प्रकाश में भी पा निकल रहा है। तो याद रखिए अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो प्रकाश तरंगे, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगे आपका हो जाएगा। तो 27 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। इस बुक में ये क्वेश्चन आपका जो है वो आपका गलत दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका था इस मॉडल पेपर में वो आपका गलत दिया गया है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दूध को संरक्षित करने में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। मतलब आपके घरों पे आप देखते हैं 5 रुपए का पॉकेट वाला या 10 रुपए का आपका या 20 रुपए या 50 रुपए का जो भी दूध का पॉकेट आता है ना, तो वो किस प्रकार से बनाते हैं। समझिए कि फटता नहीं इतनी जल्दी, है ना। तो कैसे बनाया जाता होगा, पाश्चुरीकरण। क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कैल्शियम का स्रोत इनमें से क्या है। कैल्शियम का स्रोत याद रखेगा, यहां पर जवाब जो बनेगा 29 नंबर में वो क्या बनेगा, याद रखिए कैल्शियम पेन आपको चाहिए तो दूध पीते रहिएगा। हमने बताया भी था इसके पहले और भी कि कैल्शियम की पूर्ति आपके दूध के माध्यम से हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला है गेहूं का जो दाना होता है क्या होता है, फल होता है, बीज होता है, भ्रूण होता है या ग्लूम होता है। 30 का ऑप्शन देना है, यहां पर सही क्या हो जाएगा। तो देखो हमने बताया था गेहूं का खाने वाला जो भाग होता है उसे भ्रूण पोष और भ्रूण बोलते हैं। मतलब पूरा का पूरा जो होता है बीज होता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो एक प्रकार का फल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें फूल जो होते हैं पहले से निकल जाते हैं, बाद में क्या बचता है, फल ही होता है। लेकिन हमको आपके पेपर के उद्देश्य से देखना है तो यहाँ पर बी लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है समान हिंदी के क्वेश्चन, कह रहे हैं अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आपका जवाब दिया गया है 56 नंबर में, और 56 का जो ऑप्शन बनेगा वो सही क्या जवाब हो जाएगा। तो देखो दिया है अन्वेषण होता है अनुधनएषण। क्या होता है, अनुधनएषण होता है। यहाँ पर जवाब देना है सही क्या हो जाएगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका डी नंबर। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो आपका जवाब हो जाएगा। बस यहाँ पर जो मात्रा है ये आपका दिक्कत है कि लिए मात्रा केवल एक्स्ट्रा लगा दी गई, उसको हटा दीजिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अनुधनेषण होता है, ठीक है, ये आपके यण संधि में होगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है। उन्मूलन का विलोम, उन्मूलन का विलोम क्या होता है, मतलब किसी चीज को उखाड़ कर फेंक देना, और इसका विलोम हो जाएगा रोपण हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी रोपण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछा गया है 58 नंबर में। तो चलिए 58 नंबर में देखते हैं क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए 58 वाले में कौन कह रहा है, तो आपका दे रहा है कि तरु, तरु तो आपका होता है, पादप, पादप होता है ना। फिर दिया विहग भी दिया, फिर आपका साथी दिया गया है। तो देखिएगा यहां पर जो आपका विहग होता है पक्षी का होता है। क्या होता है, ये पक्षी का होता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, लोकोक्ति आपको बताना है, मोहरा क्या हो जाएगा। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, मतलब आपका जवाब क्या बनेगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं 59 का ऑप्शन यहां पर आ रहा है बी नंबर, मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ऑप्शन यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो चलिए यहां पर जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बताना है। जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या बोलते हैं, तो यहां पर बोला जाता है जिज्ञासु। क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा जिज्ञासु। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके सामने दिया गया है आपकी समान जागरूकता का, कह रहा रोम किस नदी के या किस देश की राजधानी है। चलिए बताइएगा कि रोम किस देश की राजधानी है। 81 नंबर को लॉक करना है, और 81 नंबर का ऑप्शन यहां पर आ रहा है आपका बी नंबर, आपकी इटली हो जाएगा, है ना। क्लियर है। आगे बढ़कर देखते हैं। क्वेश्चन दिया है चीन की मुद्रा का नाम क्या है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है, यहां पर जवाब देना है 82 नंबर में। तो चलिए 82 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, युआन। क्या है, युआन है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन है। भारत के पहले गवर्नर जनरल इनमें से कौन हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 83 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, कह रहे हैं भारत के पहले गवर्नर। 83 का ऑप्शन यहाँ पर आपका जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के गवर्नर जनरल है ना, तो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, आप सभी को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि 5 जून को। याद रखिएगा कोई भी मॉडल पेपर होता है ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय
किस शहर में स्थित है? तो चलिए बताइएगा, ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? ओपेक का मुख्यालय है ये आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? वियना। क्या हो जाएगा? वियना। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहां पर देखो, आपको याद करना है ओपेक मतलब क्या होता है? पैक मतलब होता है ना, जानते हो, दारू पीते हैं और दारू पीकर क्या होते हैं? थोड़ा हिलने लगते हैं। वियना हो जाएगा, मतलब कहते हैं और पीने के बाद विरना मतलब हिलना, गिरना मत। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा क्या बन जाएगा? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान आपका 86 नंबर में ऑप्शन लॉक करना है और आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, है ना। ये आपकी हिसार में है। कहां पर है? तो आपकी हिसार में है। नोट करिएगा, यहाँ पर जो 86 नंबर है, 86 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बन जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इसके बाद यहाँ पर हिसार। ठीक है, और यहाँ पर देखो नागपुर में क्या है, क्योंकि नागपुर में क्या दिया गया है? भारतीय कपास। कानपुर में दलहन और करनाल में क्या है? डेयरी है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 87 का जवाब देना है। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, है ना। और आपको पता है कि इनमें से जो आपके 1/3 होते हैं, कितने 1/3 होते हैं? हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये क्या ऐसा निकाय है? तो आपका स्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल दिल्ली में स्थित है? चलिए बताइएगा कौन सा पर्यटन स्थल है जो कि आपकी दिल्ली में है? गेटवे ऑफ इंडिया, लोधी गार्डन, जल महल या आपकी डल झील? चलिए 88 नंबर में यहां पर देखते हैं कौन सा जवाब आप लोग दोगे। चलिए गेटवे ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। ये देखो गेटवे ऑफ इंडिया मत लगाइएगा क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। यहाँ पर लोधी गार्डन, कौन? लोधी गार्डन आपके दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया ये आपकी मुंबई में है। जल महल जो आपके जयपुर में है और डल झील आपको पता है श्रीनगर में। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अरविंद घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक देना है। अगर आपको यह सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहेगा। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहेगा। चलिए 89 का जवाब देना है। यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए 89 का ऑप्शन यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आ रहा है चलिए गीत प्रबंध। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा गीत प्रबंध। ये आपकी है अरविंद घोष द्वारा लिखी गई आपकी पुस्तक है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं जैसे आपका दिया गया है यंग इंडिया। यंग इंडिया, यंग कौन है? तो आपके गांधी जी हो जाएंगे। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं है। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, ए वॉइस ऑफ फ्रीडम ये आपके नयन तारा की सहगल की आपकी है। इंडिया विंस फ्रीडम ये आपके मौलाना आजाद की हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कौन सा नृत्य रूप तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए बताइएगा कौन सा नृत्य रूप आपके तमिलनाडु से है। 90 का जवाब देना है और 90 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए मोहिनीअट्टम, घूमर, कुंभी और आपका कथकली। कथकली भी नहीं है, मोहिनीअट्टम भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? 90 नंबर में ऑप्शन यहाँ पर आपका आ रहा है, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए एक ही मिला है कुंभी। कौन सा है? जब आप नहीं है तो कुंभी। कुंभी जो आपका है तमिलनाडु का लोक नृत्य है, क्योंकि मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये केरल का है ना। केरल। और घूमर जो आपका है ये राजस्थान का है। कथकली केरल का है। तो कौन सा बचता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है जो कि आपके करंट अफेयर से दिया गया है और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पर पहला दिया गया है। कह रहा आपसे यहाँ पर, चलो, जुपेसी कोंते जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है किस देश के संबंधित हैं? नाम क्या है? जुपेती कोंते, है ना। और इनका हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया गया है। ये किस देश से संबंधित है? तो 91 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 91 का ऑप्शन ए नंबर। ये आपके इटली से हैं। कहाँ से हैं? इटली से हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा यहाँ पर काजा क्लास। क्या दिया है कि काजा क्लास निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो देखिए पहली प्रधानमंत्री हैं और बनी है कहाँ की? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका इस्टोनिया। यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, इस्टोनिया। इस्टोनिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों महिलाएं हैं। मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति और महिलाएं दोनों ही क्या है? मतलब कह सकते हैं महिलाएं ही हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा देश FDI का सबसे बड़ा प्राप्त करता है? करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, है ना। तो चलिए बताइएगा ये FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता इनमें से कौन सा है? 93 का जवाब देना है। तो यहाँ पर 93 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका चीन है। कौन सा है? तो यहाँ पर आपका चीन हो जाएगा। FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा देश चालू खातों से सरप्लस के मामलों में सबसे आगे है? कह रहा है कौन सा देश है जो चालू खातों से सरप्लस के मामलों में सबसे अधिक आगे है? तो 94 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चीन ही है। कौन है? चीन ही आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी से निपटने में असफलता के बाद सरकार के विरुद्ध हुए विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया है?
तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कोविड-19 महामारी से निपटने में असफल रहे हैं और इनके विरुद्ध कह सकते हैं बहुत प्रदर्शन हुआ और इसके बाद इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। 95 का ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा? 95 का ऑप्शन यहाँ पर आपका आ रहा है सी नंबर मंगोलिया। ठीक है, कौन? तो आपके मंगोलिया से हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत ने डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास किस देश के साथ किया था? चलिए 96 का जवाब देना है। यहाँ पर 96 का ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है। यहाँ पर आपका बी नंबर, तो याद रखिए फ्रांस क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा क्या? फ्रांसीसी वायुसेना और आंतरिक बल के साथ ये राजस्थान के जोधपुर में आपका हुआ है। ठीक है, ये द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है क्योंकि दो लोगों के बीच हुआ है तो द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास कहा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से किसे गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा दिया गया है? चलिए किसे गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा दिया है 97 नंबर में? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब 97 का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर। याद रखिए कि गूगल क्लाउड पार्टनर का जो दर्जा दिया है वो आपकी इन्फोसिस को दिया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किसे द कंट्री इन द फोकस के रूप में चुना गया है? चलिए द कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है। 98 का ऑप्शन यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा गोवा। कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका थर्ड नंबर आपके बांग्लादेश। देखिएगा यहाँ पर जो आपका 98 नंबर है, 98 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बांग्लादेश, आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि बांग्लादेश में आपका है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष बने आलोक शर्मा का संबंध किससे है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देना है संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष बने आलोक शर्मा का संबंध किससे है? तो यहाँ पर 99 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपके ब्रिटेन से हैं। क्या है आपसे? ये ब्रिटेन से हैं, मतलब यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल में ही भारतीय मूल के मंत्रियों में से एक हैं। ठीक है, और यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसे हाल ही में अमेरिका सेना का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो चलिए 100 का जवाब देना है और 100 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आपका हो जाएगा राज अय्यर। कौन है? राज अय्यर है, भारतीय मूल के पहले अमेरिकी हैं जो कि अमेरिकी सेना के मुख्य सूचना अधिकारी का पदभार संभालेंगे। तो ऑप्शन सी नंबर इसका सही राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है क्या? गद्यांश दिया गया है। और गद्यांश की बात करते हैं तो देखते हैं कि कैसे गद्यांश यहाँ पर रखे गए हैं इस आपकी क्लास में, है ना। तो चलिए यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वह शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो उनमें उनकी निरंकार और व्यवहार का योगदान भी है। ठीक है ना। और वे समस्त प्राणियों, आकृति और सृष्टि के लिए उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भेदभाव नहीं रहा है। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का भी भाव रखा। मतलब हमें गद्यांश से पढ़ने से पता चल गया कि यहाँ पर अहंकार की बात बहुत ज्यादा की गई है। कुल मिला के अहंकार के बारे में कहा गया है ना। तो चलिए यहाँ पर देखो कहा गया कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया था कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है, सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति, मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूति सत्य है, जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं आपके अंदर है। तो ये जो आपके अहंकार के बारे में दिया गया था। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? चलिए यहाँ पर 61 का जवाब देना है कि हमें किसके अनुसार आपको फल मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमें जो फल मिलता है व्यवहार के अनुसार। अगर आप किसी के साथ यहाँ पर गलत व्यवहार करोगे तो आपको गलत व्यवहार मिलेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपको अच्छा व्यवहार मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर अगला दिया है कि शांति को कहाँ पाया जा सकता है। चलिए ये शांति वो शांति नहीं है, ये शांति वो शांति है। समझ में आया? तो शांति को कहाँ पाया जा सकता है? 62 का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा सी नंबर, स्वयं में, अपने अंदर पाया जा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था? इनमें से गांधी जी ने अपना लक्ष्य किसे नहीं बनाया? तो इन्होंने देखो यहाँ पर समाज में क्या किया? विवेक से मित्रता किया, गुलामी से आजादी दिलाई, मनुष्य की सेवा की, गुलामों से आजादी। यहाँ पर जो आपका 63 नंबर है, 63 नंबर है वो आपका बी नंबर
ये अपना लक्ष्य इन्होंने नहीं बनाया था, है ना। इनको ये नहीं था कि हम गुलाम से करेंगे, इनका लक्ष्य था ही नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। चलिए बताइएगा कि अपने व्यवहार का जो हिस्सा बनाना चाहिए किसे बनाना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या जवाब बनेगा यहाँ पर 64 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। यहाँ पर समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को व्यवहार बनाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे महावीर, बुद्ध, कृष्ण और नानक और गांधी में क्या समानता है, इन सब लोगों में समानता क्या देखने को मिलती है। यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं, कह रहे सन्यासी थे, तो भाई सन्यासी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये सभी ने मानव कल्याण किया है, सभी ने मानव कल्याण किया है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश 2 दिया है, जिसमें से दिया गया है किताबों के बारे में, है ना। किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्याओं और घटनाओं पुस्तक का विषय हो सकती है। उदाहरण के लिए स्कूल से लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना। इस वर्ग के बच्चों को कहानियों की एक विशेषता होती है, शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। बच्चों को मजेदार शब्द और वाक्य दोहराया अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का खूब सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उस बच्चे को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है। जो अभी सीखने की प्रवृत्तियां हैं, इस स्तर की कहानियां बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए, उनमें से कुछ ज्यादा घटनाओं या पात्र नहीं होना चाहिए। कुल मिला के देखा जाए, हम आपको बताएं, इस वाले गद्यांश में कहा गया है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको छोटी सी कहानी अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा ना लोग हों और बड़ी मजेदारी कहानी अच्छी लगती है। मतलब बच्चे को बच्चे के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा 2 में पढ़ रहा है और उसे IAS बनाने की तैयारी करा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस लेवल का है वैसा ही होना चाहिए, तभी वो अपनी जिंदगी में आगे कुछ कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या कहा गया है कि पुस्तक का चयन किस आधार पर करना चाहिए। क्या कीमत के अनुसार करना चाहिए, तो भाई कीमत के अनुसार नहीं, आयु वर्ग के, अर्थात जो बच्चा जिस लायक है उसको ऐसी किताबें देना चाहिए। अगला दिया गया है कि छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, दैनिक जीवन का, वीर पुरुष का, राजा रानी का या नैतिक मूल्य का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जो आपका जवाब है ए नंबर, दैनिक जीवन में जो उनको दिखाई देता है ना, क्या जो उनको दिखाई देता है, कभी कुत्ता आ रहा है, बिल्ली भग रही है, चूहा आ रहा है, ऐसा होना चाहिए। तो क्या दैनिक जीवन होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। बच्चों को कैसे शब्द, तो यहां पर जो आपके मजेदार शब्द होते हैं, है ना, तो मजेदार शब्द दोहराना अच्छा लगता है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है, क्यों। तो यहाँ पर सीखने की प्रवृत्ति में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि, तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा, यहाँ पर पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है ना, सीखने में प्रवृत्ति होती है, तो आपको कह सकते हैं पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। और अगला दिया गया है पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण है, यहाँ पर 70 नंबर में। तो याद देखो, आयु तो आपको ठीक है, विषय भी सही है, ये भी सही है, लेकिन भाई कीमत वगैरह ये महत्वपूर्ण नहीं लगती है। बच्चे के जीवन में या किसी भी किताब को पढ़ते समय या देखते समय कीमत निर्धारण नहीं, उसकी क्वालिटी देखे रखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट, मतलब आप लोगों से ये पता चला कि नहीं, हाँ मॉडल पेपर ठीक था, बहुत ज्यादा कठिन नहीं रहा है और बहुत ज्यादा सरल भी नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए सभी को धन्यवाद, सभी को जय।